नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। करीब 2 दशक हो गए जब पाकिस्तान में लोगों की गिनती नहीं हुई। 1998 में आखिरी बार उस मुल्क में जनगणना हुई थी, लेकिन उसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार टली। 19 साल बाद पहले वहां की आबादी 13 करोड़ थी, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में कितने लोग बसते हैं इसका आधिकारिक आंकड़ा दुनिया में किसी के पास नहीं है। सब कुछ अनुमान के सहारे ही चल रहा है। जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती भर नहीं है, बल्कि यह सत्ता समीकरण में लोगों की हिस्सेदारी से लेकर संसद में नुमाइंदगी तक हर चीज तय करने वाली प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया है वहां ठीक हर कौम की आबादी जानने के लिए। इस बार कई नई शुरुआत हुई है। किन्नरों को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है, तो वहीं सिख इस बात से नाराज हैं कि उनके लिए अलग कॉलम नहीं बनाया गया। काफी विवाद चल रहा है। सेना के जवान लगाए गए हैं जनगणना करने के लिए। लेकिन विशेष में आज हम इन तमाम मसलों से आगे बात करेंगे और बताएंगे क्या है पाकिस्तान में जनगणना की प्रक्रिया और इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तान में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में 1998 के बाद 2 बार जनगणना को टालना पड़ा, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद 15 मार्च से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनगणना में कई नई चीजें शामिल की गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर विवाद बरकरार है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में शुमार है और लोगों की संख्या हर साल बड़ी तादाद में बढ़ रही है। लेकिन 19 साल हो गए जब पाकिस्तान में आखिरी बार जनगणना हुई थी, लिहाजा कोई नहीं जानता कि ठीक इस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी है। 2015 में विश्व बैंक ने अनुमान जताया था कि पाकिस्तान में 18 करोड़ 90 लाख लोग रहते हैं। 1998 में आखिरी बार यहां जनगणना हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल चुका है। ज्यादातर विकासशील देशों की तरह पाकिस्तान में भी रोजगार की तलाश में बड़ी आबादी शहर पलायन कर गई है। लिहाजा बदले दौर में जनगणना को लोग बेहद जरूरी मान रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो उन्होंने सिर्फ नाम हमारा हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिया था। अब ये पूरी फैमिली का नाम और उनके नाम। और मैं ये देख रहा हूँ जिस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है यहाँ पर रेंजर और पुलिस की निगरानी में, ये बहुत अच्छा इकदाम है। कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब 98 या 96 में लास्ट टाइम हुई थी, तो अब 2017 में हो रही है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी। आखिरी जनगणना के बाद से पाकिस्तान 8 प्रधानमंत्री, 4 राष्ट्रपति और 5 सेना प्रमुख देख चुका है। बीच में बाढ़ और भूकंप जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आईं। कई सैन्य अभियान भी चले जिसमें दसियों लाख लोग बेघर और मारे जा चुके हैं। लेकिन इसी दौरान लाखों की संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान में आकर भी बस गए। लिहाजा ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन 2 दशकों में बहुत बदल चुका है। The results of this census will bring change at the political arena of the country. Number one, the number of people living in this country, it will increase beyond 200 million. Number two, new constituencies will emerge. Number three, new political faces will emerge, and that is a big challenge to the present political figures who had been coming into power time and again, and they will be facing a tough challenge. 2001 और 2011 में 2 बार टलने के बाद आखिरकार 15 मार्च से इस बार जनगणना शुरू हो चुकी है। सरकार ने जनगणना के लिए 1,18,918 सरकारी कर्मचारियों के अलावा 2 लाख सुरक्षा बलों को इस काम में लगाया है। इस प्रक्रिया में 1850 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें सेना ने 600 करोड़ रुपए दिए हैं। 15 मार्च से 25 मई के दौरान 2 चरणों में इस काम को पूरा किया जाएगा। पहला चरण 15 मार्च से 15 अप्रैल और दूसरा चरण 25 अप्रैल से 25 मई के बीच पूरा किया जाएगा। सरकार के मुताबिक जनगणना के 60 दिनों के भीतर शुरुआती नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे, जबकि विस्तृत रिपोर्ट 1.5 साल के अंदर जारी की जाएगी। Irrespective of your nationality, your status, you could be an illegal alien, you could be a legal alien, you could be
dyed in the wool Pakistani, everybody. So all people will be counted. इस जनगणना में पहली बार किन्नरों की अलग से गिनती की जाएगी। 9 जनवरी 2017 को किन्नर वकार अली की याचिका पर लाहौर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नाडरा को आदेश दिया कि किन्नरों को जनगणना में अलग से शामिल किया जाए। एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने वाले लोग अगर 6 महीने से वहां रह रहे हैं तो उन्हें वहीं का बाशिंदा माना जाएगा। माना जा रहा है कि इस जनगणना के बाद संसद में नुमाइंदगी, सिविल सर्विस में कोटा, टैक्स कलेक्शन, नागरिक मुद्दे, शहरीकरण और संसाधनों के बंटवारे को नए सिरे से समझने में मदद मिलेगी। इनमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है। Now the focus and priority of the present government is for the social sector and also for the demographics and profiling representation of the country, because we all know how distribution of resources, evidence-based legislation and policy making is important for policy of the country. हालांकि पाकिस्तान में जनगणना शुरू होते ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सिंध और बलूचिस्तान प्रांत के राजनीतिक दल अफगानी शरणार्थियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी ने मांग की है कि जनगणना से पहले अफगान शरणार्थियों को वापस भेजा जाए, जबकि बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी ने अफगान शरणार्थियों के आंकड़े अलग से दर्ज करने की मांग की है, जबकि बीएनपी का मानना है कि अफगान शरणार्थियों को जनगणना में शामिल ही न किया जाए। हालांकि सरकार ने फिलहाल इन मांगों को दरकिनार कर दिया है और जनगणना अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर लोगों का ब्यौरा लेने में जुटे हुए हैं। वो लोगों की संख्या गिनने के साथ साथ उन्हें मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का भी लेखा जोखा ले रहे हैं। पाकिस्तान में जब आखिरी बार 1998 में जनगणना हुई थी तो उस वक्त देश की आबादी 13 करोड़ थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में हो रही जनगणना ने वहां के कई अल्पसंख्यक समुदायों के मन में शिकायतें भी पैदा कर दी हैं। खासकर सिख समुदाय इससे नाराज है। जनगणना में अपनी अनदेखी से आहत सिखों ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है। साथ ही साथ वहां की सरकार से इस गलती को सुधारने की भी अपील की है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये पाकिस्तान के सिख समुदाय के लोग हैं। सिखों को पहचान दो, हमें अपना हक दो। दरअसल 19 साल बाद हो रही मर्दमशुमारी यानी जनगणना में सरकार की ओर से जो फॉर्म जारी किया गया है उसमें हिंदू, ईसाई और दूसरी बिरादरियों को शामिल किया गया, लेकिन सिखों का कोई नाम नहीं है। सिख समुदाय इससे खासे आहत हैं और इसके खिलाफ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और सरकार से दखल की मांग कर रहे हैं। उसमें हिंदू है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट हिंदू हैं और कादियानी हैं। तमाम मज़ाहिब जो पाकिस्तान में बसते हैं उनका खाना शामिल किया गया, लेकिन सिख रिलीजन का खाना शामिल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। हम पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म साहब से और प्रेसिडेंट पाकिस्तान से कि हमें भी सुना जाए। पाकिस्तानी सिखों का कहना है कि उनका पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई से लेकर वहां के विकास में बराबर का योगदान है। ऐसे में जनगणना में उनकी अनदेखी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। धार्मिक तौर पर भी पाकिस्तान की धरती सिखों के लिए पवित्र रही है, क्योंकि सिख गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ और पाकिस्तान का नागरिक होने की हैसियत से उन्हें दूसरे समुदायों के बराबर ही तमाम हक मिलने चाहिए। पाकिस्तान में इकलौते की हमारी तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर हमारी शुमारी इसमें शामिल नहीं हो तो ये हमारे साथ जाती है। सिखों की तारीख जो है इस खित्ते में सबसे ज़्यादा और सबसे पुरानी है। पाकिस्तान में कैसे पता चलेगा कि सिख कम्युनिटी कितनी है, कितनी तादाद में। जनगणना फॉर्म में पहले नंबर पर मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, कादियानी, अहमदी, शेड्यूल कास्ट और दीगर यानी अन्य को शामिल किया गया है। सिखों की गणना दीगर यानी अन्य में की जा रही है, जिससे वो खासे नाराज हैं। कई सिखों का यह भी कहना है कि लिंग के आधार पर जब ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग कॉलम दिया जा सकता है तो धर्म में सिखों के लिए अलग जगह क्यों नहीं दी जा सकती। सिखों ने अपने अधिकारों के लिए देश भर में प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की गुजारिश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी
तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के सिखों ने अपने अपने राज्यों के हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंध हाईकोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ ने पाकिस्तान के मुख्य जनगणना अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जबकि पेशावर हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि जनगणना का मौजूदा फेज न रोका जाए, लेकिन दूसरा चरण शुरू हो तो उसमें सिखों का अलग से कॉलम बनाया जाए। सिखों का दावा है कि वो पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा समुदाय है और उन्हें पाकिस्तान के संविधान की धारा 25 के तहत समान अधिकार मिले हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 1 लाख सिख रहते हैं, जो अहमदी और कादियानी समुदाय से ज्यादा आबादी है। अहमदी और कादियानी समुदाय को फॉर्म में जगह मिली, पर सिख समुदाय को नहीं। सिखों के मुताबिक जनगणना का डाटा पाकिस्तान की संसद में हिस्सेदारी, वहां के नेशनल फाइनेंस कमीशन की ओर से संसाधनों के बंटवारे और सिविल सेवाओं में समुदायों की हिस्सेदारी भी तय करेगा। लिहाजा जनगणना में उनका अलग से नाम नहीं होना उनके बुनियादी अधिकारों का हनन है। दोनों राय को बैलेंस करना पड़ेगा। या तो गलती हुई है, जानबूझ के नहीं, गलती हुई है। उन्होंने जो अलग अलग कैटेगरीज बनाए हैं उसमें सिख्स को अलग कैटेगरी ना देके अदर्स में जोड़ दिया है, या ये है या जानबूझ के किया गया है। लेकिन जैसे भी है, वहाँ जो सिख लोग हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल कुछ रिपोर्ट्स पाकिस्तानी प्रेस में भी आए हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ये नाइंसाफी है, इनको भी अलग कैटेगरी देना चाहिए। जनगणना में छोड़े जाने की शिकायत केवल सिखों की ही नहीं है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी नजरअंदाज किए जाने की शिकायत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी मुलाजिमों ने फॉर्म तैयार करने से पहले बुनियादी जानकारी जुटाने में कोताही बरती। तहरीक-ए-पाकिस्तान पार्टी के नेता इमरान खान समेत कई राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सिखों की मांग को जायज ठहराते हुए सरकार से गलती सुधारने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया के 6ठे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश पाकिस्तान में 19 सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होने जा रही है और ये कई मायनों में खास है। खासियत ये भी है कि इस बार ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय को भी जनगणना में पहली बार शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान की जनगणना के फॉर्म में कई दिलचस्प खाने हैं, मसलन नागरिकता का। अपनी नागरिकता दर्ज कराने के लिए इसमें 2 खाने दिए हुए हैं, यानी पाकिस्तानी या विदेशी। सेना की सहायता से अफगानी शरणार्थियों के भी आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। एक दिलचस्प चीज धर्म को लेकर भी है, जिसके तहत कोई भी पाकिस्तानी अपने आप को अनुसूचित जाति का सदस्य भी बता सकता है। लेकिन इन सब बातों के अलावा इस बार की जनगणना में सबसे खास और दिलचस्प बात होगी ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़ी जानकारी। दरअसल ये मुमकिन हो सका है लाहौर हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद, जिसमें कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को यह आदेश दिया कि जनगणना में किन्नरों की भी अलग से गिनती की जाए। जी, ये भी एक, अगर आप देखें, पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क है जहाँ पे ट्रांसजेंडर के ऊपर काफ़ी सारा काम उन्होंने किया है। ख़ास करके कुछ साल पहले पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर दिया था ट्रांसजेंडर के ऊपर। उसके बाद से ट्रांसजेंडर के लिए काफ़ी सारे वेलफेयर मतलब बेनिफिट्स मिलने लगे उनको जो नेशनल आईडी कार्ड है उनमें भी शामिल किया गया, मतलब बतौर एक ट्रांसजेंडर के तौर पे मतलब शामिल किया गया। उनका एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है। और इसके बाद अब इस बार पहली बार ट्रांसजेंडर को उन्होंने जनगणना में भी मतलब शामिल किया है। तो ये एक बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव एक डेवलपमेंट है, ये खित्ते के लिए भी अच्छा है। जनगणना के फॉर्म में अब 3 खाने होंगे, पुरुष, महिला और ट्रांससेक्सुअल। दरअसल नवंबर 2016 में खुद एक ट्रांसजेंडर वकार अली ने कोर्ट में याचिका दी थी कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की अवहेलना झेलनी पड़ती है और देश की 6ठी जनगणना में उन्हें भी शामिल करके उनके बुनियादी अधिकारों को बहाल किया जाए। जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व करती है, मॉडर्न थॉट्स आते हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी जो पहले बिल्कुल सोसाइटी से अलग रखा जाता था, उनके लिए सोसाइटी में कोई जगह नहीं थी। सिर्फ हमारे देशों में नहीं, काफ़ी डेवलप्ड नेशंस में भी। तो आस्ते आस्ते ये विचार जो हैं बदलते हैं, मॉडर्न थॉट्स आते हैं। तो अलग कैटेगरी जो उन्होंने बनाया है, खासकर
एक देश जो अपने को इस्लामिक रिपब्लिक कहती है, तो ये तो एक प्रोग्रेसिव चीज है। पाकिस्तान में किन्नर समुदाय के साथ बदसलूकी और हिंसा की बड़े पैमाने पर खबरें मिलती रही हैं। बीते सालों में इन पर जबरदस्ती, जानलेवा हमलों से लेकर हत्या तक के मामलों में इजाफा हुआ। इसे देखते हुए सबसे पहले 2009 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन्हें तीसरे जेंडर के तौर पर पहचान मिली, जबकि बाद में 2012 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को आम नागरिकों के बराबर अधिकार देने का ऐलान किया। इसके तहत इन्हें आम नागरिक के तौर पर फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने और वोट डालने का अधिकार भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में जनगणना को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। जनगणना में जुटे कर्मचारी घर घर जाकर ब्यौरा मांग रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि जनगणना के बाद देश के लिए बेहतर नीति बनाने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में जनगणना के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं और किन किन इलाकों में इसे कब कब अंजाम दिया जाएगा। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान में घर घर जाकर लोगों की गिनती कर रहे सरकारी कर्मचारियों की। बीते 15 मार्च से 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी जोर शोर से जनगणना के काम में जुटे हैं। गली गली और शहर शहर जनगणना का काम चल रहा है। चरमपंथियों की तरफ से खतरों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और हर सरकारी कर्मचारी के साथ सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद है। The most important risks involved are that of security. Although militants have been pushed back, but they are still around. They still have the potential. They still have the ability to launch surprise attack. पाकिस्तान जैसे बड़े देश में जनगणना आसान नहीं है और बीते 2 बार स्थगित होने के बाद सरकार के लिए इस बार चुनौती बड़ी है। लिहाजा देश को सुविधा के लिहाज से 1,68,177 ब्लॉक्स में बांटा गया है। फिलहाल पाकिस्तान के 147 जिलों में से 62 जिलों में जनगणना का काम चल रहा है, जबकि दूसरे दौर में 85 जिलों में जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। दोनों चरणों के लिए सुरक्षा और संसाधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण के पहले हिस्से में 15 मार्च से 17 मार्च तक घरों को सूचीबद्ध किया गया। फिर 18 मार्च से 28 मार्च तक लोगों और घरों की गणना की जा रही है। पहले चरण के दूसरे हिस्से में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक घरों को सूचीबद्ध किया जाएगा और 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक लोगों और घरों की गणना की जाएगी। ठीक इसी तरह दूसरे चरण के पहले हिस्से में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक घरों को सूचीबद्ध किया जाएगा और 28 अप्रैल से 8 मई तक लोगों और घरों की गणना की जाएगी। फिर दूसरे दौर के दूसरे हिस्से में 11 मई से 13 मई तक घरों को सूचीबद्ध करने का काम होगा और सबसे आखिर में 14 मई से 24 मई तक लोगों और घरों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही लंबे समय से अधूरी जनगणना पूरी हो जाएगी। कमोबेश पाकिस्तान में जनगणना भारत की तरह ही होती है। इंडिया में होता है, जो एन्यूमिनेटर्स होते हैं वो घर घर से जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में कुछ खबरें आ रही है कि इस बार उन्होंने आर्मी को भी इस एक्सरसाइज में शामिल कर दिया है। फ़ौज के सोल्जर जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये 2 वजह से किया गया है, एक तो सिक्योरिटी के वजह से ताकि कोई मतलब मिलिटेंट ग्रुप्स या कोई उनके ऊपर हमला ना करे, और दूसरा है कि ये एक्सरसाइज ठीक से चलता रहे। आर्मी भी इसमें शामिल होगा और ऑब्जर्वर जो लोग सेंसस लेने जाएंगे हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, साथ साथ आर्मी के ऑब्जर्वर्स होंगे। अब ये तो साफ सारी दुनिया जानती है कि जो रियल सरकार है, जो असली सरकार है पाकिस्तान में, वो आर्मी है। और आर्मी के लोग साथ साथ अगर चलें इधर उधर तो शक ये होगा कि ये सेंसस सही नहीं है, इसमें दाल में काला है। पाकिस्तान में जनगणना के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में व्यक्ति की गिनती वहां होती है जहां का वो बाशिंदा हो। दूसरे तरीके में व्यक्ति की गिनती वहां होती है जहां वो रह रहा हो लेकिन बाशिंदा ना हो। 1998 में दोनों तरीकों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट जारी की गई तो इसमें पहले तरीके के आधार पर वर्गीकरण किया गया। पहले दौर का काम आखिरी चरण में है। अगर प्रांतवार बात करें तो सिंध कराची इलाके में पहले दौर में 8 और दूसरे दौर में 21 जिलों में जनगणना की जाएगी। पंजाब लाहौर के इलाके में पहले में 15 और दूसरे में 19 जिलों को रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर इलाके में पहले दौर में 13 और दूसरे दौर में 11 जिलों की जनगणना की जा रही है।
क्वेटा बलूचिस्तान में पहले दौर में 15 और दूसरे दौर में 17 जिले शामिल किए गए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में पहले और दूसरे दौर में 5-5 जिले शामिल किए गए हैं। लोगों को उम्मीद है कि मौजूदा जनगणना से देश में काफी कुछ समझने को मिलेगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में जनगणना की प्रक्रिया अब तक सामान्य तरीके से नहीं चल पाई। आजादी के बाद से महज 5 बार ही जनगणना की जा सकी और कई बार इसे स्थगित करना पड़ा। और तो और बीते 19 साल से पाकिस्तान की आबादी का कोई आधिकारिक आंकड़ा दुनिया को नहीं पता। 2 दशक के इंतजार के बाद अब वहां फिर से इसका आगाज हुआ है। ऐसे में आइए देखते हैं पाकिस्तान में जनगणना का इतिहास दरअसल कैसा रहा है। जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। पाकिस्तान के लिए ये तस्वीरें आम नहीं हैं। करोड़ों की आबादी वाले इस देश में लंबे अरसे के बाद जनगणना की जा रही है। आखिरी बार जब 1998 में लोगों की गिनती हुई तो ये संख्या महज 13 करोड़ थी। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ को पार कर गई होगी। लिहाजा 19 साल बाद हो रही इस जनगणना को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको कोई एक अच्छा एक एक्यूरेट फिगर नहीं है उनके पास पॉपुलेशन के हवाले से, और फिर पॉपुलेशन के अंदर जो छोटे ग्रुप्स है, जो माइनॉरिटीज़ है, उनके ऊपर भी कोई फिगर्स नहीं है। तो इस वजह से ये जो जनगणना हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश में पहली जनगणना 1872 में हुई जब मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था और भारत और पाकिस्तान एक थे। लेकिन 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई जिसे हर 10 साल पर दोहराया गया। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो आजाद पाकिस्तान में पहली जनगणना 1951 में हुई। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे। आबादी यहाँ की गई 7.5 करोड़, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की आबादी 4 करोड़ 20 लाख थी। कुल आबादी का 13% हिंदू थे। हिंदुओं की ज्यादातर आबादी बांग्लादेश में थी। 10 साल बाद 1961 में फिर से जनगणना हुई। आबादी 9 करोड़ 30 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 28 लाख पाकिस्तान और 5 करोड़ बांग्लादेश की आबादी शामिल थी। साक्षरता दर महज 19.2% थी। साक्षरता में बांग्लादेश काफी आगे था। 1971 में जनगणना होनी थी, लेकिन राजनीतिक संकट और युद्ध के चलते ये नहीं हो पाया। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए। जैसे पंजाब के लोग अब ज़्यादातर पावर में रहे हैं पाकिस्तान में, वो अगर सेंसस सही तरीके से लिया जाए और वो देखें कि सिंध में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, लोग वहाँ चले गए हैं, वहाँ का पॉलिटिकल पावर ज़्यादा बन जाएगा। देखिए, एक सेंसस के हिसाब, सेंसस का एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर हमारे रीजन में लें तो पाकिस्तान बांग्लादेश का मसला लीजिए, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए थे। उसके बाद वो सारा किस्सा बना जिससे बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। अगले साल यानी 1972 में पहली बार मौजूदा पाकिस्तानी भूगोल में जनगणना हुई। इसके मुताबिक मुल्क की आबादी 6 करोड़ 53 लाख थी। इसके बाद जनगणना संगठन को गृह मंत्रालय में मिला दिया गया। 1981 में चौथी जनगणना में पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ 37 लाख थी। इसके 10 साल बाद 1991 में जनगणना होनी थी, लेकिन एक बार फिर राजनीतिक उठापटक के बीच ये नहीं हो पाया। आजादी के बाद ये दूसरा मौका था जब जनगणना स्थगित की गई। इसके बाद 1998 में आखिरी बार जनगणना हुई। आंकड़ों के मुताबिक उस साल पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ 8 लाख थी, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी को भी शामिल किया गया। इसके बाद पाकिस्तान में जनगणना हो ही नहीं पाई। 2001 में एक बार फिर इसे अंजाम देना था, लेकिन पहले की तरह ही इसे टाल दिया गया। ये जनगणना ऐसी टली कि 2011 में भी इसे शुरू नहीं किया जा सका। काफी जद्दोजहद के बाद इस साल जनगणना की शुरुआत हुई है और पहली बार ये परंपरा शुरू हुई है कि जिसमें दशकवार जनगणना की परंपरा को भंग किया गया। यानी अगली जनगणना अब 2021 के बदले 2027 में तय की गई है। जानकारी उम्मीद जता रहे हैं कि पाकिस्तान में हर 10 साल में एक बार जनगणना जरूरी होनी चाहिए। इसका पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब पॉपुलेशन का सेंसस होता है
तब सिर्फ गिनती नहीं, हर तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कौन कहाँ रहता है, किस जगह, अब बड़े बड़े देशों में हर तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं, किस जगह कौन सा कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, ये सब चीज़ें बहुत आगे जो चुनाव होगा या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह किस कम्युनिटी का ज़्यादा जोर होगा, ये बहुत ही मायने रखता है। असल में पाकिस्तान के भीतर सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक उठापटक ने बाकी सरकारी गतिविधियों के अलावा जनगणना को भी प्रभावित किया। यही वजह है कि इस बार भारी सुरक्षा प्रबंधों के बीच जनगणना को अंजाम दिया जा रहा है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।